हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव लर्निंग। आज से हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसको हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी के जैसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नीड होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है? एक कन्वेंशन होता है, एक असेंबली होता है जो लोगों द्वारा बनाया जाता है। लोग इसको बनाते हैं और इनका मेन मकसद क्या रहता है इसको बनाने का, कि हमने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये वेस्ट से आया है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया? वेस्टर्न कंट्रीज़ में आया। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसमें फेडरल कन्वेंशन बनाया गया था 1787 में। और इस फेडरल कन्वेंशन का मेन मोटिव ये था कि इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था। यही फेडरल कन्वेंशन का जो आइडिया था, इसको इमिटेट किया, कॉपी किया फ्रांस ने ड्यूरिंग 1789 एंड 91 में। जो फ्रेंच लोग थे, उन्होंने फेडरल कन्वेंशन को एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने? नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने फेडरल कन्वेंशन को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया। जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स थी, उन्होंने धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना शुरू किया। उन्होंने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी शुरू की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद उन्होंने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। ये एक डेमोक्रेटिक आइडिया था, जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक सिटीज़न के राइट्स की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है, इसमें हर एक सिटीज़न के राइट के बारे में सोचता है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो एक कन्वेंशन होता है या फिर एक असेंबली होती है, जिसमें जो एक कंट्री के सिटीजन्स होते हैं वो एक असेंबली बनाएंगे। और उनका मेन पर्पस क्या रहेगा कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है फॉर द सिटीजन्स ऑफ दैट नेशन, राइट। सो जो अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, राइट। कैसे कैसे इसका ग्रोथ हुआ, स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे। जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये फर्स्ट टाइम दिया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने एक न्यूज़पेपर इंडियन पैट्रियट करके, उसमें इसका आइडिया जो था उसको डिस्कस किया था 1927 में। उसके बाद 1934-35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखी कि भाई हमको अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए क्योंकि हमें अपने इंडियन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। इसके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अब ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि इतने सालों से वो हम पर राज कर रहे थे। तो उनको भी अब था कि इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं अपने राइट से। इसलिए जो इंडियंस, एडुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने ये डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रख दी। फिर 1940 में, अगस्त 1940 में क्या हुआ, एक अगस्त ऑफर लाया। अगस्त ऑफर जो है, ये किसके अंडर आया था? उस समय जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे? लिलिंथकोव, राइट। और उन्होंने बोला, अगस्त ऑफर के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशंस है। उन्होंने अपनी कंडीशंस को रखा। उन्होंने बोला कि हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सपोर्ट करो। उन्होंने इंडियन सिटीजन से सपोर्ट मांगा, किसके लिए? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए। उन्होंने बोला कि जब आप हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए सपोर्ट करोगे तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें आपका एक्सेप्ट कर देंगे। देन मुस्लिम लीग के पास वीटो था, कांग्रेस ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया एंड ये जो दिस वाज फेल, ये जो अगस्त ऑफर था ये फेल हो गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942 में।
जब अगस्त ऑफर का फेलियर हुआ उसके बाद क्रिप्स मिशन आया इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में। इसमें जो इंडिया की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसको फिर से एक्सेप्ट किया गया। इस समय जो वॉइस रॉय थे वो सेम थे, लिलिंथकोव। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने इस बार रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें एक इफ़ क्लॉज आ रहा था। इस इफ़ क्लॉज के अकॉर्डिंग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी वो चाहते थे कि उनका सेपरेट डोमेन, उन्होंने डोमेनियन को एक्सेप्ट करने की बात की, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने डिमांड किया कि उनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, सेपरेट कंट्री चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इसलिए जो क्रिप्स मिशन था वो भी फेल हो गया। इसके फेलियर के बाद महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो मैंने आपको बताए हैं स्टेप्स, इनके बेसिस पे क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये आया था 1946 में। उस समय जो हमारे वॉइस रॉय थे वो कौन थे? वेवेल। जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये भी पहले फेल हो गया था क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग उसी चीज़ पे अड़े हुए थे, उनका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला था। कुछ चेंजेस लाए गए प्लान में, और जब चेंजेस लाए गए उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनाया गया। जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस समय वो कौन कौन से थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये नवंबर 1946 में बनी। किस प्लान के अंडर आई है? द कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। इसके मेन फीचर्स क्या थे उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये आपके लिए मैंने बनाए हैं सो दैट आपको इजीली रहे कि कौन सा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं और कौन से पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। उसी हिसाब से मैंने इन नोट्स को प्रिपेयर किया है। जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 थी, जिसमें से 296 जो सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए थी और जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। क्योंकि उस समय जो इंडिया था वो किस तरह से डिवाइडेड था? ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर द्वारा रूल किया जा रहा था और प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया के छोटे मोटे रजवाड़े उस समय जो रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे। और 296 सीट्स में से 92 जो थे मेंबर्स वो कहाँ से थे? 11 गवर्नर प्रोविंसेस से थे और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। हर एक जो प्रोविंस था और जो प्रिंसली स्टेट थी उनको एक एक सीट दिया गया। मतलब जो उस समय जो रफली डिवीज़न था वो सीट्स का जो प्रोपोर्शन था वो किस तरह से बनाया गया? 1 to a million रूल से। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होगा 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। अगर किसी कम्युनिटी का 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो उनका एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा। जो सीट्स एलोकेट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंस में उन्होंने डिवीज़न किया जिसमें उन्होंने 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ बनाई, जिसमें मेजर थे मुस्लिम, सिख्स और जनरल्स। और इसमें जो मुस्लिम और सिख्स थे उनको एक्सेप्ट किया गया, उनको अलग रखा गया इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। 296 सीट्स के लिए ये इलेक्शन हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो फर्स्ट है वो लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उन्होंने 208 सीटें जीती। दैन सेकंड वन इज़ मुस्लिम लीग, 773 सीट्स उनको मिली। फिर जो थर्ड वन है वो है स्मॉल ग्रुप्स या फिर जो इंडिपेंडेंट सीट्स थी उसका जो आया 15 सीट्स उनको दिए गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग कैसे होती थी, कैसे उन्होंने अपना काम का जो भी उनका प्रोसेसिंग था वो कैसे शुरू किया।
जो फर्स्ट मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब हुआ? दिसंबर 9, 1946 में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया फ्रेंच प्रैक्टिस करके, क्योंकि फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता था किसी भी एसोसिएशन का, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता था। 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था, और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। साथ ही साथ एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी 2 वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए दिसंबर 11, 1946 को। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था दिसंबर 9, 1946, और उसके लगभग 2 या 3 दिन बाद दिसंबर 11, 1946 को उसके जो प्रेसिडेंट थे उनको बदल दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो 2 वॉइस राइज थे वो कौन कौन से थे? एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी। बी.एन. राव जो थे उनको अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र ऑफ द असेंबली, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो मेजर कमेटीज़ थी वो कौन कौन सी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया उसमें बहुत सारी कमेटीज़ बनाएगी, बहुत कुछ मेजर कमेटीज़ थी और कुछ माइनर कमेटीज़ थी। और जो मेजर कमेटीज़ हैं इनको आपने अच्छे से याद करना है, अच्छे से रट लेना है। जो मेजर कमेटीज़ थी उसमें सबसे पहले आता है यूनियन पावर कमेटी, और इसके चेयरपर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपको याद होना चाहिए, अगर आप इसको तो सबको पता भी होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देन जो फिफ्थ कमेटी थी मेजर कमेटी, वो कौन सी थी? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके चेयरपर्सन थे सरदार पटेल। अब हम डिस्कस करते हैं माइनर कमेटीज़ को। माइनर कमेटीज़ के चेयरपर्सन्स कौन थे और कमेटीज़ कौन कौन सी थी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हार्ड होता जा रहा है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। जो फर्स्ट कमेटी थी वो थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आया क्रेडेंशियल कमेटी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके चेयरपर्सन थे। उसके बाद है हाउस कमेटी, बी पठाबी सीतारामया, ये इसके चेयरपर्सन थे। फोर्थ कमेटी है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इनके चेयरपर्सन थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिफ्थ कमेटी आया एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस कमेटी के चेयरपर्सन थे G.V. मावलियांकर। देन एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, इसके चेयरपर्सन थे S. वर्धाचारी। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसके चेयरपर्सन थे V. पठाबी सीतारामया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो चेयरपर्सन थे वो थी नालिनी राजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन एस केदार। स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन, पंडित नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस वार्धाचारी। ये जो थी ये कुछ मेजर कमेटीज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर आती हैं। सो लर्नर्स, अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट करने का, राइट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक मैनर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने बहुत ही डेमोक्रेटिक मैनर में काम किया।
इन्होंने बहुत सारी कमेटीज़ बनाई, बहुत सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को की रिपोर्ट्स बनाई, उन पे काम किया कि इंडिया में कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया ना एक डाइवर्स नेशन है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। उसी के इश्यूज़ के रिगार्डिंग हमने जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके मेंबर्स ने रिपोर्ट्स बनाई उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगस्त 29, 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें 7 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया और जिसके चेयरपर्सन थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और उसको प्रपोज किया। जो एक ड्राफ्ट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उन्होंने पहले, एंड उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने एक टेक्स्ट प्रिपेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन का। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया नवंबर 21, 1948। उसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत डिस्कशंस हुए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट्स करने के बाद जो है इसको अप्रूवल मिला। लगभग 2400 अमेंडमेंट्स बनाई गई। 2400 अमेंडमेंट्स के बाद जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अप्रूव किया गया। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, उसमें 315 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस, आफ्टर लॉट ऑफ डिबेट्स, बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद उसको साइन किया गया 26 नवंबर 1949 में। अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की, कौन कौन से जो 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चेयरपर्सन थे। देन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, एंड हियर इट इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पर आएगा सैयद। यहाँ पर क्या आएगा? सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड एन महाराज राव। इन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर को। यहाँ पर भी एक एरर है, यहाँ पर MI आता है, MITTER। बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज़ थे। देन TT कृष्णामाचारी आए, उन्होंने भी रिप्लेस किया था डॉक्टर DP खैतन को, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में। ये जो 7 मेंबर्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। जो भी ड्राफ्ट बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले इन्होंने एक ड्राफ्ट फॉर्म में उसको प्रिपेयर किया एंड देन फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसी के बेस पे बना था। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कैसे लाया गया, इनैक्ट कैसे किया गया। जो प्रोविजंस बनाए गए जिसमें सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस, इसके जो आर्टिकल्स थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये जो आर्टिकल्स थे इनको कब लाया गया? इनको फोर्स में लाया गया था नवंबर 26, 1949 में ही। और जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का जो रह गया था उसको जनवरी 26, 1950 में इम्प्लीमेंट किया गया, फोर्स में लाया गया। फिर 26 जनवरी 1950 ये जो डे है, इस डे को रखा गया डेट ऑफ कमेंसमेंट। और इसी दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कमेंसमेंट हुआ था, राइट। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट था वो डिसाइड किया गया था 26 जनवरी 1950। और इस दिन को इसलिए उन्होंने रखा गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। इसी दिन की जो मेमोरीज़ थी उनको रिमाइंड करने के लिए, पूर्ण स्वराज की जो मेमोरीज़ थी उनको रिमाइंड करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कमेंसमेंट का डेट रखा गया। जैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसको एबॉलिश कर दिया गया
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिपील किया गया। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको हम डिस्कस करते हैं। जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था, राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे बी एन राव थे। सिंबल क्या था, जो सील है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो क्या था? एलिफेंट, ठीक है। सेक्रेटरी कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? अयंगर। फिर ड्राफ्ट मैन कौन थे? मुखर्जी। एंड कैलीग्राफर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने इटैलिक में लिखा था इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फिर हिंदी कैलीग्राफी किसने की थी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? कृष्ण विद्या ने। एंड आर्किटेक्ट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन के? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, और आगे हम बात करते हैं कुछ बाकी फंक्शंस की, जो मेजर फंक्शंस परफॉर्म किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। वो थे कि मई 1949 को जो इंडिया था उसको कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप मिल गया, उसको एज अ उसको रेटिफाई किया गया एज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। जुलाई 22 1947 इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। जनवरी 24 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। जनवरी 24 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके 11 सेशंस हुए 2 साल में। 2 साल में इसके 11 सेशंस हुए, 11 महीने का समय लगा, 18 दिन का समय लगा, ठीक है। 11 सेशंस, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस। जो भी उस समय की प्रॉब्लम्स रही थी उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर जो ड्राफ्ट बनाया गया उसको इतना समय लग गया। जो टोटल उस समय जो एक्सपेंडिचर था इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अबाउट ₹24 lakhs, लगभग 64 लाख का खर्चा उस समय आया था, राइट स्टूडेंट्स। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बना, किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया, उस सब चीज़ों को हमने एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये सिमिलर रहता है ना सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके लिए अकॉर्डिंग मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ, अपनी PPTs प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड गाइस बहुत एफ़र्ट लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि ऐसे देखने में तो लगता है कि हाँ बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो गया, बहुत जल्दी बोल दिया, पर जब हम PPT बनाते हैं, जब हम कंटेंट को एनालाइज करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, तो उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले, इंकरेजमेंट मिले कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं, और जिससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ हो, मेरा नॉलेज भी इंक्रीज़ हो, मेरे स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हों, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ऑलराइट, thanks for watching video. Thank you so much for watching this lecture, and see you soon in next video. Thank you so much.